नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके जितने भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस है आज इनका एनालिसिस करेंगे और फाइंड करेंगे कि जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने बनाया हिस्ट्री के ये कहाँ से बना है, इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि जो हमारा साइंस का एनालिसिस है वो हमने कंप्लीट कर रखा है और जो ज्योग्राफी है वो भी हमने कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हिस्ट्री के अंदर हम बात करें दोस्तों तो 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर बार की तरह जो हिस्ट्री है इस बार भी अनप्रिडिक्टेबल ही रही है। ठीक है, पिछली बार में हमने देखा था कि अनप्रिडिक्टेबल थी और जो सीडीएस का जो पेपर हुआ था हमारा अभी 2024 का और उससे पहले सीडीएस 2 2023 का, उसमें भी हमने ये देखा था कि भैया जो हिस्ट्री है हमारी वो बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल ही थी। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस वहां से फंस रहे हैं जहां से जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए हैं। 15 में से अगर हम बात करें थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 वाली जो एनसीईआरटी है वहां से हमारे केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप कर सकते थे। उसका जो उपेंद्र सिंह है जो कि बहुत ही बड़ी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बुक है, 1000 पेज से भी ज्यादा बड़ी बुक है, उसमें से केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर बार यूपीएससी इससे बहुत बार भर भर के क्वेश्चन पूछता था, 7-8 क्वेश्चन पूछता था, बट इस बार केवल 2 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे हैं। और जो स्पेक्ट्रम हमारी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम से हमारे केवल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस करें यहाँ पे तो यहाँ पे 3 2 5 और ये 7, केवल 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो जिनके हम सोर्स ढूंढ पाए हैं। उसके बाद बाकी जो 8 क्वेश्चंस है वो 8 क्वेश्चंस के सोर्स किसी को भी नहीं पता कि यूपीएससी ने कहाँ से पूछे हैं। ठीक है, तो आप इंटरनेट से ढूंढ के केवल उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, हम उसको आंसर की प्रोवाइड कर सकते थे आप लोगों को। उसके अलावा जो सोर्स है उसके कहीं पे भी हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा महानवी डिब्बा से था। ये एक इजी क्वेश्चन था, ये करने लायक था बस, बेसिकली ले देखे 2-3 ही क्वेश्चन यहाँ पे करने लायक थे। तो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवी डिब्बा अ मैसिव प्लेटफॉर्म। तो इसने क्या बोला कि इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगरा। दूसरा कह रहा है कि विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट। तो इसमें पूछा कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लास जो हमारी 12th की जो एनसीईआरटी है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो विजयनगर वाला चैप्टर है ना, उसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको देगा, यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है ये देखो, लोकेटेड ऑन दी वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी द महानवी दिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट टू द हाइट ऑफ 40 फीट। ठीक है, तो ये जो देख सकते हो आप स्ट्रक्चर जो है ये महानवी दिब्बा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इमेज में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है केवल वही सही होगी क्योंकि जो विरूपाक्षा टेम्पल है ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मॉन्यूमेंट है। ये बहुत बड़ा टेम्पल था जो कि साउथ में हमारा पाया जाता था। इसके बारे में जिक्र है हमारे इसी चैप्टर के अंदर विजयनगर वाले अंदर। यहाँ पे देख सकते हो जो विरूपाक्षा टेम्पल ये ऑल टुगेदर एक अलग स्ट्रक्चर है और महानवी डिब्बा जो है ये अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वन ओनली दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज नलायरा दिव्य प्रबंधम। नलायरा दिव्य प्रबंधम दोस्तों ये भी हमारी एनसीईआरटी से आ रखा है। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंपोजिशन बाय द अल्बर्ट्स कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोलॉजी। बी कह रहा है हिम्स कंपोज्ड बाय नायनर्स। सी कह रहा है यूलॉजीज कंपोज्ड ऑफ फॉर चोला किंग्स एंड डी कह रहा है कि एन एक्सपोजिशन ऑफ द हिम ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, कंपोजिशन बाय द अल्बर्ट्स कंपाइल्ड इन फॉर्म ऑफ एंथ्रोलॉजी। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका जो सोर्स है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की जो एनसीईआरटी यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 144 पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये लाइन मिलेगी आपको कि फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथ्रोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अल्बर्ट्स द नालायरा दिव्य प्रबंधम वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट्स के द्वारा किया था, जो कि एक एंथ्रोलॉजी कंपोजिशन थी जिसका नाम था नालायरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, यही चीज इसने बता रखी है कि नारायणद्रा दिव्य प्रबंधम और क्या है कि ये कंपोजिशन था अल्बर के द्वारा जो कि एंथ्रोलॉजी से डील करता था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो एनसीईआरटी है, जो क्लासिक सोर्स होती है जो हमारी एनसीईआरटी, इसके अलावा एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने नहीं पूछा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस पूछे हैं वहां से देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि रोलर टैक्स से पूछ लिया भैया कि इसमें से बताओ रोलर टैक्स के संदर्भ में मेरे कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इसने दे दिया कि भैया इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा कह रहा है कि द खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट। 3 जो हमारा कह रहा है कि while गांधी जी was arrested the local leaders were allowed to continue the protest। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो उस हिसाब से, अगर आपने पढ़ रखी होगी तो उस हिसाब से इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है 2, ये इसने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा इसने, तो नॉट पे ध्यान देना आपको। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इनमें से करेक्ट नहीं है। कौन कौन सी करेक्ट नहीं है, एक तो देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि खिलाफत कमेटी जो फॉर्म हुई थी ये रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए नहीं हुई थी। खिलाफत मूवमेंट जो था दोस्तों वो टर्की साइड चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सोर्स आपको डायरेक्ट इसके अंदर मिल जाएगा स्पेक्ट्रम के अंदर। यहाँ पे पेज नंबर 347 पे अगर आप जाओगे यहाँ पे दे रखा है देखो, इन अर्ली 1919 खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। ठीक है, तो तर्क में जो चल रहा था खिलाफत मूवमेंट,
ठीक है, वहां से जो स्टेशन था उसके अपोजिशन में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म करी गई थी, ना कि रॉलेट एक्ट से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और ये वाली स्टेटमेंट हमारी ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसमें ये लिखा है कि जो ये एक्ट था ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था, जो कि बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर आप आओगे पेज नंबर 337 में, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे दे रखा है कि जस्ट 6 months बिफोर द माउंटफॉल रिफॉर्म्स वर टू पुट इनटू इफेक्ट, 2 bills वर इंट्रोड्यूस इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जो रॉलेट एक्ट है ये वाला बिल ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, और ये जो दो है ये हमारे इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये अगला जो क्वेश्चन हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पूछ लिया, क्या बोला है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले स्टेटमेंट में कह रहे थे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। बी कह रहा है डिस्कशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 3 कह रहा है कि हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और 4 कह रहा है हमारा द गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन एनी पावर टू एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। इसमें से पूछा इसने कि बता दो कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ओनली करेक्ट, और जो 3 और 4 है ये हमारी इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इसने कहा है दोस्तों कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम में तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली हेडिंग में अगर आप आओगे तो यहाँ पे दे रखा है कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन नवंबर 17 1932 एंड दिसंबर 24 1932 वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसको तो सेकंड स्टेटमेंट इसने कहा कि द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ उसके द्वारा फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे अ जॉइंट सिलेक्ट कमेटी वाज फॉर्म टू एनालाइज the recommendation and to formulate a new act for India, and that committee produced a draft bill on February 1935 which was enforced as the government of India Act 1935 in July 1935, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी सही है, बाकी जो ये वाली स्टेटमेंट है नीचे वाली ये दोनों हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड। डच ट्रेड इन मुगल पीरियड के संदर्भ में बता दो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल टू हुगली। बी कह रहा है कि हमारा क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये हमारे स्पेक्ट्रम से भी नहीं पूछा गया है। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ये पहली स्टेटमेंट तुम्हारी सही है कि द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल टू हुगली, ये तो सही है। लेकिन इसमें भी ये चीज हमें कंफर्म नहीं कि बंगाल टू हुगली करता था या नहीं, ठीक है। बट ये अकॉर्डिंग टू आंसर की ये सही है। यहाँ पे अगर आप स्पेक्ट्रम में देखो तो इसने ये बता रखा है डच की पैराग्राफ के अंदर कि द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन कमोडिटीज द डच ट्रेडेड वर इन सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपीएम, ठीक है। तो सिल्क जो था ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड में था, ठीक है। तो लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है क्लोव्स एंड नटमेग्स, इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है हमारा, ठीक है। और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसका सोर्स हमारा उपेंद्र सिंह है। तो स्टेटमेंट नंबर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द जूनागढ़ इंस्ट्रक्शन goes to tell us that during the reign of Rudramanam in the year 72 of the Sakya era there occurred a terrible storm. What would be the time in CE for the occurrence of the terrible storm? वैसे इसने बोला है कि बस जो रुद्रवनम थी उनके एरा में एक टेरिबल स्टॉर्म आया था, तो उसकी टाइमलाइन बता दो भैया साक्य एरा के टाइम पे। तो उसकी टाइमलाइन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे उपेंद्र सिंह के अंदर आपको हेडिंग मिलेगी अ लेक, अ स्टॉर्म एंड अ किंग। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने दे रखा है नीचे कि एन इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट मेनी इयर्स लेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रमनम इन द विंटर ऑफ द ईयर 72, ठीक है, देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। तो इसका जो सी है वो हमारा क्या है 150 सी है, ठीक है। तो यहीं से इसने क्वेश्चन पूछा था। रुद्रमनम से रिलेटेड दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसमें इन्होंने बता रखा है कि जो रुद्रमनम है उन्होंने जो सुदर्शना लेक है उसकी रिकंस्ट्रक्शन कराई थी, ठीक है। तो हर बार क्वेश्चन यूपीएससी वहीं से पूछता था, बट इस बार रुद्रमनम में और भी ज्यादा डेप्थ में घुस गया है, और यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उपेंद्र सिंह से, जो कि बिल्कुल भी करने लायक नहीं था। आगे बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एराज इन अर्ली इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इसका सोर्स देखो एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलता, केवल उपेंद्र सिंह के अंदर आपको ये सोर्स मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है करने लायक था नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है ये हमारा उपेंद्र सिंह के अंदर मिल जाएगा। जो डेटिंग द इंस्क्रिप्शन है ये वाली हेडिंग के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि मैनी डिफरेंट एराज वाज यूज्ड इन एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। टू साइट अ फ्यू एग्जांपल द विक्रमादित्य एरा ऑफ 58 बीसी। तो यानी कि सबसे पहले हमारा विक्रमादित्य एरा आएगा, यानी कि हमारा 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा तो शाक्य एरा है 78 सीई में था, तो शाक्य एरा जो है हमारा 3 के बाद हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा कालाचोरी चेडी एरा
248 CE में आ जाएगा, ठीक है। तो कलाचुरी जो है हमारा ये आ जाएगा। तो 321 जो होगा, जो 312 जो होगा हमारा, ये हमारा पैटर्न होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन 312, ठीक है। उसका जो हमारा गुप्ता आ रहा है ये भी इसने बता रखा 319 से 320 CE के बीच में था, ठीक है। तो ये भी हमारा करने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि युगपंदर सिंह से पूछा है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ के अंदर पूछा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन जो ये हैं इनके हमें कहीं पे भी सोर्स नहीं मिले हैं, इंटरनेट से ढूंढ के हमने यहाँ पे आंसर्स आपको बताए हैं। तो इसमें देखो इसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी बुंडेला रेबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिवाजी एडवाइज चंद्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब। बी कह रहा है हमारा चंद्रसाल लिवाइड चौथ लाइक मराठास। और अगर हमारा कह रहा है कि इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद चंद्रसाल एंड चंद्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब फॉर 4000। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, जो अगली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इसका सोर्स हमें कहीं मिला नहीं है। और जो हमारी वो वाली बुक है, क्या बोलते हैं, जो जीके की एक लूसेंट आती है, तो लूसेंट के अंदर मैंने चेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि लूसेंट के अंदर थोड़ा बहुत हो, बट मेरे को लगता नहीं कि जितनी डेप्थ के अंदर पूछा है इसमें उतने डेप्थ के अंदर लूसेंट के अंदर भी होगा ये। खैर आगे बढ़ते हैं। विच नेवल फोर्ट वॉज एरेक्टेड बाय शिवाजी। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये वाला जो क्वेश्चन है शायद हो सकता है कि लूसेंट के अंदर हो, बट मैंने चेक नहीं किया है तो मैं आपको बता नहीं सकता। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमी ऑफ असम इन मिडिल पीरियड इज करेक्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने असम से रिलेटेड, और मैंने कई सारी एनसीईआरटी के अंदर देखा एक प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो एनसीईआरटी है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है, अहोम्स वगैरह के बारे में भी है। उसके अंदर भी दोस्तों ये क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो ये पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है। तो खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन जो है इसने क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम एंड हेडगियर और या फिर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग द 4th एंड 17th एंड 7th सेंचुरी। तो ये वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है ये वही हमें इसका कोई कहीं भी सोर्स नहीं मिला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देयर वाज अ मार्क प्रेफरेंस फॉर स्निच गारमेंट एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस एज, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारी सही है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। In Kautilya's Arthashastra, the conqueror king is expected to establish in the conqueror territory a social order based on what? तो अगर कोई किंग है वो अगर कहीं इस टेरिटरी पे जाके अपना राज्य स्थापित कर देता है, वहां पे कॉन्कर कर लेता है, तो उस वहां पे राज्य पे किस हिसाब से जो है शासन चलेगा, अर्थशास्त्र में ऐसा कैसे लिख रखा है, कौन सा ऑर्डर लिख रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी हमें कहीं सोर्स नहीं मिला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। धर्म वर्ण और अष्टरमा सिस्टम जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब पता नहीं ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये किस बेसिस पे है, जो मैंने यूपीएससी के अलग अलग वेबसाइट पे इसके आंसर की देखी है उस हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उससे जो सोर्स है हमें कहीं भी नहीं मिला है। अर्थशास्त्र के बारे में हमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे रखी है उपेंद्र सिंह के अंदर, बट ये वाली चीज जो है ये उपेंद्र सिंह के अंदर भी हमें नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट आर भूनी पंचरा धोपाली मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली इन दी बायोग्राफीज ऑफ वैष्णवा रिफॉर्मर्स ऑफ मिडिवल असम। ये भी जो है बड़ा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो हिस्ट्री है वहां से है, बट जो अगेन जो इसका सोर्स है हमें डायरेक्टली हमें कहीं पे भी नहीं देखने को मिला है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि देवर पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ, ठीक है। जो भूनी था पचरा था और धोपाली थे ये मेन क्लोथ के पीसेस थे, ठीक है। इसका सोर्स हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन है हमारा अब्दुल रजाक से रिलेटेड। अब अब्दुल रजाक से रिलेटेड दोस्तों यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक ही चीज पूछता था कि अब्दुल रजाक जब विजयनगर एम्पायर में घुसे थे तो कौन सी चीज को देखिए आश्चर्यचकित हो गए थे। तो वो जो कैलिकट का फोर्टिफिकेशन है उसे देखिए वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। इस पे 2 दिन क्वेश्चन यूपीएससी ने हर बार पूछे थे अब्दुल रजाक से रिलेटेड, बट इस बार अब्दुल रजाक को भी इसने पकड़ के यूपीएससी ने इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका जो सोर्स है हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। इसमें ये पूछ लिया कि भैया अब्दुल रजाक द ट्रैवलर ऑफ विजयनगर हैड रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लावर्स मर्चेंट इन विजयनगर and noted a particular flower that seems as necessary as food to people of that part. Which of the variety of the flower was being referred to by the Abdul Razak? By Abdul Razak, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। रोज जो है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगेन जो है इसका सोर्स जो है हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेक्स्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट। अगेन इसका भी सोर्स दोस्तों पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ पहुंचा है, कहीं पे भी इसका सोर्स नहीं मिला है। कई सारी मैंने एनसीईआरटी देखी, तमिलनाडु की भी एनसीईआरटी देखी, कहीं पे भी इसका सोर्स हमें देखने को नहीं मिला। तो खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी है 2 ओनली, कि जो सेकंड जो है यही हमारा करेक्टली मैच है, केवल बाकी सारे हमारे इनकरेक्ट है। जो निघंटू है ये हमारा मेडिसिन से डील करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के एनालिसिस के वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो हमारी हिस्ट्री है बेसिकली ये हमारी कितनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता रहता हूँ, सीडीएस के प्रिपरेशन वालों को भी बताता हूँ और जो सीएपीएफ है उनको भी बताता हूँ कि भैया जो हिस्ट्री है हिस्ट्री के भरोसे में आप ना जाओ बिल्कुल ही। जो हिस्ट्री है अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो हिस्ट्री आपको तब उठानी है भैया कि जब आपके जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री उठानी है, ठीक है।
और हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, बस जो थीम्स की एनसीईआरटी है, थीम्स की एनसीईआरटी पार्ट 1, 2 और 3, बस इन तीनों एनसीईआरटी को चुपचाप पढ़ लो। इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो, वरना एक या फिर 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है। इसके अलावा आप हिस्ट्री में चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप बिपिन चंद्रा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो जो ROI होता है, जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है या फिर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो होता है, ये हिस्ट्री में इतना ज्यादा कम है कि मतलब पूछो मत। इसलिए आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट जाएगा, फैक्ट्स इतने ज्यादा हिस्ट्री में है, वो याद करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट जाएगा, मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट जाएगी, और जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिजल्ट है, वो कुछ निकलने का नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस पे काम करो, और हिस्ट्री है इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, हिस्ट्री को सबसे लास्ट में उठाओ, और क्या करना है, केवल क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है, वो आप केवल कर लो और बस दैट इज गुड टू गो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हमने पार्ट 1 और 2 जो है वो इस चैनल पे करा भी रखा है, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री सीरीज के नाम से मिलेगा, हिस्ट्री सीरीज फॉर CDF या फिर CAPF इसके नाम से होगा। उसमें हमने क्लास 11 जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1 वो पूरा करा रखा है, फिर उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं, फिर पार्ट 2 जो है उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करा रखे हैं हमने, ठीक है। तो बहुत ही डेप्थ में हमने कवर कर रखा है, उसके अलावा हिस्ट्री में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर आपको बहुत ही ज्यादा खुजली है मतलब कि हिस्ट्री में और भी थोड़ा बहुत करना है तो स्पेक्ट्रम कर लो बस, उससे अलावा तो मतलब कुछ भी करने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बस इतना आपका होना चाहिए। और जो सीडीएस के बच्चे हैं, सीडीएस के बच्चों को तो स्पेक्ट्रम भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीडीएस में हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम टाइम मिलता है, समझ रहे हो, 4 से 5 महीने ही मिलते हैं हमें, अनलाइक सीएपीएफ में तो फिर भी हमें 1 साल का टाइम मिल जाता है, बट जो सीडीएस है उसमें हमें 6 महीने भी मुश्किल से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जैसी भारी बुक जो कि 900 से 1000 पेजेस की है, वो करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हमारा ROI बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। तो इन नटशेल अगर मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूं तो यही है कि भैया अगर आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले लास्ट में करना, और क्या करना, क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1, 2 और 3, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और पार्ट 3, ये इसके अलावा आपको और भी कोई कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि अभी तक यूपीएससी ने सारे पूछे वो सारे हमने करा दिए, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ्स है, अगर आप वीडियो चाहते हो कि बार बार ना देखो, उनकी पीडीएफ्स जो है वो हमने ऑलरेडी जियो स्टडीज कॉर्नर के जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो है यहाँ पे हमने भेज रखा है, तो आप सर्च करके वहाँ पे जो फाइल्स वाला सेक्शन है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।